हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य। आपके सामने मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता या सहायक आचार्य परीक्षा 2012 का मैं प्रश्न पत्र आपके सामने लाया हूं, जिसमें हम 30 प्रश्नों को देखेंगे। ये पार्ट 1 होगा और जिसको हम 4 पार्ट में देखेंगे, क्योंकि इसमें 120 प्रश्न हैं। मगर अब जो परीक्षाएं होंगी जीडीसी की, ठीक है दोस्तों, उसमें भूगोल के 90 प्रश्न और समान अध्ययन के 30 प्रश्न, टोटल 120 प्रश्न होंगे। इससे पहले 150 प्रश्न हुआ करते थे, जिसमें 30 प्रश्न समान अध्ययन के और 120 प्रश्न आपके भूगोल से हुआ करते थे। तो 120 प्रश्न है, तो 30 प्रश्नों को हम एक पार्ट में करके देखेंगे, क्योंकि एक ही साथ बनाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न से कौन सा एक जैवजनिक महासागरीय अवसाद है? ऑप्शन ए नीलापंख, ऑप्शन बी है डाटम ओज, ऑप्शन सी है जिप्सम और ऑप्शन डी है फास्फेट। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी डाटम ओज। डाटम ओज जो है जैव जनित महासागरीय निक्षेपों के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह जीडीसी का प्रश्न पत्र है जो 2012 का है। ठीक है दोस्तों, सहायक आचार्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। पवन संचरण के निम्न प्रकारों में से कौन सा एक वाताग्र जनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? वाताग्र निर्माण के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। ऑप्शन ए है स्थानांतरणीय संचरण, ऑप्शन बी है गुणीय संचरण, ऑप्शन सी है अपसारी संचरण और ऑप्शन डी है विरूपणीय संचरण। तो दोस्तों, वाताग्र निर्माण के लिए मुख्य रूप से विरूपणीय संचरण प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है, ऑप्शन डी। क्योंकि जब गर्म तथा ठंडी जो हवाएं होती हैं जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे वाताग्र जनन क्रिया होती है, और यह होती है मुख्य रूप से मध्य अक्षांशों में या उच्च अक्षांशों में देखने को मिलती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के निम्न सिद्धांतों में से कौन सा एक सूर्य के क्रोड के फैलाव एवं संकोचन से संबंधित है? ऑप्शन बी है सिम्पसन का सिद्धांत, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत, ऑप्शन सी सौर किरणित ऊर्जा सिद्धांत और ऑप्शन डी है सौर कलंक सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है सौर कलंक सिद्धांत, क्योंकि सौर कलंक के समय ही मुख्य रूप से सूर्य के जो क्रोड है उसमें फैलाव और संकोचन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक तड़ित झंझा के विकास में सहायक नहीं होता? ठीक दोस्तों, तड़ित झंझा के विकास में सहायक नहीं होता, थर्डस्टम की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय स्थिरता, ऑप्शन बी है संभाव्य अस्थिर वायु का संवहन, ऑप्शन सी उष्ण एवं नम वायु की आपूर्ति और ऑप्शन डी बादलों का प्रकार। तो दोस्तों, तड़ित झंझा के लिए जो सहायक नहीं होता वो होता वायुमंडलीय स्थिरता। वायुमंडलीय स्थिरता होगी तो दोस्तों तड़ित झंझा का विकास नहीं हो सकता, इसके लिए अस्थिरता चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न कह रहा है, एल नीनो ला नीनो परिघटना के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है ला नीना के सक्रिय होने पर दक्षिणी डोलन तथा वाकर्स संचरण भी सक्रिय हो जाते हैं, सही है, ये भी सही है। बी कह रहा है ला नीना के सक्रिय होने पर एल नीनो भी सक्रिय हो जाता है, ये दोस्तों गलत है। जब ला नीना सक्रिय होता है तो एल नीनो निष्क्रिय पड़ जाता है। जब एल नीनो सक्रिय होता है तो ला नीना
निष्क्रिय होता है, दोनों एक साथ नहीं होता है। ठीक है, जब लानीना होता है सक्रिय तो भारत में अनुकूल होते हैं दशाएं, ठीक है, जिसमें अच्छी बारिश होती है। और जब लानीना सक्रिय होता है तो प्रतिकूल दशाएं होती, वर्षा नहीं होती, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका बी सुमेलित सही नहीं है। सी देख लेते हैं। एल नीनो के सक्रिय होने पर भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का तापमान बढ़ जाता है, सही है। डी गहरा ला नीना के सक्रिय होने पर दक्षिणी या पूर्वी एशिया और दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय हो जाती है, यह भी सही है, जबकि बी आपका गलत था। छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न कह रहा है निम्न जलवायु में से किसमें ग्रीष्मकाल सूखा तथा शीतकाल तर होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है सवाना जलवायु, ऑप्शन बी है भूमध्यसागरीय जलवायु, और ऑप्शन सी है मानसूनी जलवायु, और ऑप्शन डी है चिंतुल्य जलवायु। तो दोस्तों जो ग्रीष्मकाल सूखा तथा शीतकाल तर होता है वह है भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता है, और यह जलवायु मुख्य रूप से महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। और इस जलवायु का मुख्य उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वह है वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण के कारण इस प्रकार के जलवायु का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, सर्दियों में इस जलवायु प्रदेश में व्यापारिक हवाएं चलती हैं, और गर्मियों में इस जलवायु प्रदेश में व्यापारिक हवाएं चलती है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती हैं। जबकि सर्दियों में इस जलवायु प्रदेश में पछुआ हवाएं चलने के कारण यहाँ पे मुख्य रूप से साइक्लोनिक प्रेशर डेवलपमेंट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हर समय वर्षा होती रहती है। और यही साइक्लोनिक प्रेशर भारत में भी डेवलपमेंट हो जाता है, और यही से जो साइक्लोन होते हैं खींच के भारत में चले आते हैं, जिसके कारण उत्तरी पूर्वी भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। ठीक दोस्तों, तो और इस जलवायु की एक और विशेषता प्रमुख है, इस जलवायु प्रदेश में विश्व के सबसे अधिक खट्टे रसदार फलों की उत्पादन किया जाता है। और इस जलवायु प्रदेश को विश्व का मुख्य रूप से फलोद्यान भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है। सातवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न कह रहा है निम्न सिद्धांतों में से कौन सा एक अंतःसागरीय कंदराओं की उत्पत्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ऑप्शन बी है तापी समंग तरंग सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रगामी तरंग सिद्धांत, और ऑप्शन डी है आविल धारा सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो सही है वो है आपका डी आविल धारा सिद्धांत। ठीक दोस्तों, ये महासागरीय कंदराओं की उत्पत्ति संबंधित है, जिसका प्रतिपादन डेली महोदय ने किया था। अगर हिमानी नियंत्रण सिद्धांत की बात करें तो दोस्तों ये प्रवाल की उत्पत्ति से संबंधित है। तापीय संवहन तरंग सिद्धांत, ठीक दोस्तों, तापीय संवहन तरंग सिद्धांत यह होम्स का है, जो मुख्य रूप से आपका रेडियोएक्टिव तत्वों से संबंधित में देखने को मिलता है। और प्रगामी तरंग सिद्धांत दोस्तों, प्रगामी तरंग सिद्धांत वेवेल का है, जो मुख्य रूप से आपका ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित देखने को मिलती है। ठीक दोस्तों, आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों हम अपने टेस्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा समाहित किए हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और GDC, GIC, LT में भी इस तरह के प्रश्नों को खूब समाहित किया जाता है, तो देखिएगा इस प्रश्न पत्र में बहुत सारे इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ दिया है महासागरीय बेसिनों की उत्पत्ति के सिद्धांत, और दूसरा और सिद्धांत के या प्रतिपादक। ठीक दोस्तों, पेंटागोनल डेड्राकाहेड्रल सिद्धांत लॉर्ड केल्विन का, दोस्तों यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यही आपका सुमेलित नहीं है, जबकि चतुष्फलक सिद्धांत लिथुन ग्रीन का सही है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर का वैगनर का यह भी सब सही है। महासागरीय नियंत्रण प्रसारण सिद्धांत हैरी हेस का यह भी सही है। जबकि आपका पेंटागोनल डोडेकाहेड्रल सिद्धांत जो है ये दोस्तों
इलीडी ब्यूटमांट का है। ठीक दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है, यही आपका सुमेलित नहीं है, जबकि तीनों और सुमेलित है। ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। 9वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न कह रहा है निम्न से कौन सा एक भूस्थायी सुदूर संवेदन उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए है गोज, ऑप्शन बी है मेटेरियोसेट, ऑप्शन सी है इनसेट और ऑप्शन डी है नोवा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है नोवा। नोवा दोस्तों ये भूस्थायी सुदूर संवेदन उपग्रह नहीं है, जबकि आपका सभी ये आपका हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न कह रहा है जैवमंडलीय पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के विषय में निम्नलिखितों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए है ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, सही है। बी कह रहा है बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास बढ़ जाता है, ये भी सही है। सी कह रहा है बढ़ते पोषण स्तरों के साथ ऊर्जा की सापेक्षिक क्षति कम हो जाती है, ये दोस्तों गलत है। जबकि डी कह रहा है बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियाँ आहार ऊर्जा का उपभोग करने में अधिक दक्ष हो जाती हैं, ये भी सही है। जबकि सी ये आपका गलत है, जो कह रहा है बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा की सापेक्षिक क्षति कम हो जाती है। ठीक दोस्तों, तो ये जितना बढ़ते पोषण स्तर के साथ क्या होता है, ऊर्जा की क्षति बहुत अधिक हो जाती है। यहाँ पे कह रहा है क्षति कम होती है, यहाँ पे कह रहा है क्षति कम हो जाती है जबकि अधिक होती है। ठीक दोस्तों, ये गलत है, आपका सी गलत है। 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना व उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन पंपास, ऑप्शन बी प्रेरी, ऑप्शन डी है सवाना और ऑप्शन सी है सवाना और ऑप्शन डी है वेल्ड। तो दोस्तों अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो घास के मैदान हो उसको पंपास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक दोस्तों, जबकि सवाना आपका अफ्रीका में, प्रेरी जो है आपका दोस्तों वही अमेरिका कनाडा में, और वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। ये सभी आपके सवाना आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जबकि प्रेरी वेल्ड आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक दोस्तों, 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों शाकाहारी जंतु आहार श्रृंखला के किस पोषण स्तर से संबंधित है। तो दोस्तों आहार पोषण स्तर के बारे में जरूर पढ़े होंगे उसमें। ऑप्शन ए है पोषण स्तर 1, ऑप्शन बी पोषण स्तर 2, 3, 4। तो दोस्तों ये 2 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पहले के अंतर्गत आता है पादप, ठीक है, पेड़ पौधे आते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसने प्रजातियों को उद्भवन की प्राकृतिक चयन प्रक्रिया का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन है F.E. क्लीमेंट, ऑप्शन बी है C.H. मोरियम और ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी है A.D. केंडोल। तो दोस्तों प्रजातियों को उद्भवन की प्राकृतिक चयन प्रक्रिया का जो प्रतिपादन किया हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहा है, वह है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ऑप्शन सी ये आपका सही उत्तर है। दोस्तों GIC GDC में सब बहुत ज़्यादा बायोज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो आप बायोज्योग्राफी अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं। ठीक दोस्तों, 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न दोस्तों जो मैं आपको टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, हमारे टेस्ट में बायोज्योग्राफी के भी बहुत अच्छे हमने प्रश्नों को समाहित किया है, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। और एक अलग से मैं बायोज्योग्राफी पे एक टेस्ट सीरीज भी लेके आऊँगा जिसमें अच्छे प्रश्नों को हम समाहित करेंगे। ठीक दोस्तों, जो GDC और GIC लेवल के ही होंगे। 14वां प्रश्न करा पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक प्रजातियां विविधता मिलती है। ऑप्शन ए शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, ऑप्शन बी है उष्णार्द्र वर्षा वनों में, ऑप्शन सी अत्यधिक प्रदूषित नदी में और ऑप्शन डी है सवाना में। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा प्रश्न है कुछ, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी उष्णार्द्र वर्षा वनों में। ठीक दोस्तों, जो भूमध्य रेखीय वन है उन क्षेत्रों में सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, और यही अधिकतर यहीं पे जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, जैव विविधता वाले क्षेत्र, इन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर देखने को मिलते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने मेटा ज्योग्राफी शब्दावली का प्रयोग भूगोल में किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इसी तरह के हमने कहा ना GDC और GIC में इसी तरह के प्रश्नों का चयन अधिकतर किया जाता है।
ऑप्शन ए है VJL वेरी, ऑप्शन बी है RJ चोरले, ऑप्शन सी है VA अनुचिन और ऑप्शन डी है पीटर हैगेट। तो दोस्तों भूगोल में मेटा ज्योग्राफी शब्दावली का प्रयोग VJL वेरी द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए सही है। ठीक दोस्तों, 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न, W क्रिस्टालर के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसने नगरों के वितरण एवं आकार के पीछे वास्तविक नियमों को खोजने का महत्वपूर्ण प्रयास किया? ऑप्शन ए है F रेडिजेल, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी JG कोहेल, ये सही है। यही इसका राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि हमने बुक में पढ़ा था कि JL वेरी, बहुत सारे ऐसे भूगोल होते हैं जो मुख्य रूप से पदानुक्रम पे मुख्य रूप से कार्य किया हुआ है। और सी का है के हेसर्ट और ऑप्शन डी है ए हैटनर। तो दोस्तों इसमें ऐसे ही देखने को मिल जा रहा है, इसका जो सही उत्तर है वो है बी JG कोहेल। ठीक दोस्तों, 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है कोटि आकार नियम का प्रतिपादन किया था। कोटि आकार, ठीक दोस्तों, 17वां प्रश्न कोटि आकार नियम की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है GK जीफ ने, ऑप्शन में CD हैरिस ने, ऑप्शन से मार्क जेफरसन ने और ऑप्शन डी है HJ नेल्सन ने। तो दोस्तों कोटि आकार नियम का प्रतिपादन GK जीफ ने किया था, ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, मगर सबसे पहले जो इस पर कार्य किया था और आकरवास ने किया था। ठीक दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। 18वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन पेशेंद्र गुप्ता के अनुसार संभावित जनसंख्या प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल डेल्टा तथा पश्चिमी गंगा मैदान, ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा बेसिन तथा मालवा पठार, ऑप्शन सी है मध्य एवं पूर्वी गंगा मैदान और ऑप्शन डी है केरल एवं उड़ीसा तट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी मध्य एवं पूर्वी गंगा मैदान, जो समाधित जनसंख्या प्रदेशों के अंतर्गत देखने को मिलता है। 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत में के मूल्य 4 निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए बाजार नियम, ऑप्शन बी है यातायात नियम, ऑप्शन सी है प्रशासनिक नियम और ऑप्शन डी है उपरोक्त से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी यातायात नियम को करता है। K4 यातायात नियम और K3 बाजार नियम और K7 होता है प्रशासनिक नियम। ठीक दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 20वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जिमरमैन का छायापुंज फैटम जिसको कहा जाता है संसाधन सिद्धांत बल देता है। ऑप्शन ए संसाधनों के नियंत्रित उपयोग पर, ऑप्शन बी है संसाधनों के न्यूनतम उपयोग पर, ऑप्शन सी है संसाधनों की उपयोग क्षमता में वृद्धि पर और ऑप्शन डी है संचित संसाधनों के नियंत्रण पर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी संसाधनों की उपयोग क्षमता में वृद्धि पर। ठीक दोस्तों, 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है कह रहा है कथन कारण से है, देखते हैं। वान थुनेन के एक नगर के चतुर्दिक कृषि मेखला क्षेत्र मॉडल में प्रत्येक मॉडल उन कृषि उत्पादों के उत्पादन में विशेषता प्राप्त करती है जिसके वह सर्वोत्तयुक्त होती है। कारण कह रहा है वान थुनेन ने विशिष्ट कृषि उद्यम एवं पशुपालन के संयुक्त संचालन के लाभ की कल्पना नहीं की थी। दोस्तों ये दोनों सुमेलित हैं, सही है, मगर व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक दोस्तों, इसका उत्तर बी सही होगा। ठीक दोस्तों, बी इसका सही होगा। 22वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 22वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह भी कथन कारण है। बट्टीमेर के अनुसार सामाजिक भूगोल सामाजिक समूहों के स्थानिक प्रतिरूपों एवं कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन है। आर कह रहा है इन विशेषताओं का सामाजिक पर्यावरण के संबंध में परीक्षण किया जाता है। दोनों सही है दोस्तों, और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 23वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पर्यावरण एवं संस्कृति के मध्य मानव पर्यावरण उपागम का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए हमबोल्ट, ऑप्शन बी रेडजेल,
ऑप्शन सी हंटिंगटन और ऑप्शन डी है ब्रोंस। दोस्तों मानव पर्यावरण उपागम का प्रयोग, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में मानव पर्यावरण का उपयोग उपागम का प्रयोग जो किया है वो की है हंटिंगटन ने। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी। 24वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 24वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के निकट है तथा जातीय दृष्टि से चीन से संबंधित है? ऑप्शन ए है मध्य एशिया, ऑप्शन बी पोलिनेशिया, ऑप्शन सी है मंगोलिया और ऑप्शन डी है दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, दक्षिणी पूर्वी एशिया। सांस्कृतिक रूप से तो यह भारत से जुड़ा हुआ है, मगर प्रजातीय रूप से अगर देखा जाए तो ये है मुख्य रूप से चीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मंगलोड प्रजाति यहाँ पर अधिकतर देखने को मिलते हैं। 25वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह बुक दिया हुआ है, रीजनल प्लानिंग से संबंधित है। ये कोई योगदान है, ये कोई लेखक है। इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया प्रॉब्लम ए अप्रोचेज। तो दोस्तों ये जो बुक है वो है आपका पी सेन गुप्ता का है। ठीक दोस्तों, पी सेन गुप्ता का है ये बुक। तो ए का 4 हो गया। अब देखना ये का 4 कहाँ पे आ रहा है दोस्तों, बी में आ रहा है। ठीक, तो बी इसका सही उत्तर हो गया। ठीक, और दूसरा बी कह रहा है लेवल्स ऑफ रीजनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो दोस्तों ये जो बुक है ये है ये का बी का फर्स्ट हो गया। बी का फर्स्ट इसमें आ रहा है, हाँ बी का फर्स्ट आ रहा है दोस्तों। अशोक मित्रा, ये मित्रा का अर्थ होता है अशोक मित्रा। ठीक दोस्तों, सी है रिसोर्स डेवलपमेंट रीजन एंड डिविजन्स ऑफ इंडिया। ये दोस्तों आपका योजना आयोग दिल्ली की है। ठीक दोस्तों, तो सी का है दूसरा, सी का दूसरा देखते हैं जी, सी का दूसरा सही है। और स्पेशियल डायनामिक्स ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये है आपका एम मोनी का है। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से आपको सम्मिलित करना है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 26वां। तो इसका सही जो होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक दोस्तों, 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गंगा नदी नौगांव में परिवहन हेतु उपयुक्त है? ऑप्शन ए हरिद्वार से कानपुर तक, ऑप्शन बी है कानपुर से इलाहाबाद तक, ऑप्शन सी है इलाहाबाद से हल्दिया तक और ऑप्शन डी हरिकेश से पटना तक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक दोस्तों, हल्दिया आपका कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, और इलाहाबाद आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक दोस्तों, तो ये आपका सी सुमेलित है। 27वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 27वां प्रश्न में एक और नदी और परियोजना दिया हुआ है। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, हमने अपने टेस्ट सीरीज में भी करवा के रखे हैं। महानदी हीराकुंड, एक का दूसरा कहाँ पे? देखिए दोस्तों बी में ही आ गया। ठीक, इसी तरह से करना है। अगर टाइम आपके पास कम है तो जैसे ही पहले में आपका मिल जा रहा है, टाइम गंवाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप गोला कर दिए। ठीक दोस्तों, फिर भी हम देखते हैं सतलज आपका हीराकुंड, बी का फर्स्ट, देखिए फर्स्ट आ रहा है सतलज आपका है किस पे? गांधी सागर, सी का थर्ड, देखिए सी का थर्ड आ रहा। और तापी आपका काकरापारा गुजरात में है, जो यहाँ पे सी का 4 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो वी सही हो गया। 28वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 28वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तामा खदान दिया हुआ है, राज्य दिया चंद्रपुर, ये हमारा सही सम्मिलित। खेतड़ी राजस्थान सही है। खम्माम मध्य प्रदेश, खम्माम दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में है। खम्माम मध्य प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में है। और डी है हसन कर्नाटक, ये सुमेलित है। 29वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 29वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित शैल क्रमों में से किस में खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत में निम्नलिखित खनिज क्रमों में से किसे खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है? खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है धारवाड़ क्रम, ऑप्शन बी है कुड़प्पा क्रम, ऑप्शन सी है विंध्य क्रम और ऑप्शन डी है गोंडवाना क्रम। दोस्तों खनिजों के भंडार के रूप में दोस्तों आपका धारवाड़ क्रम के चट्टान जाने जाते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों,
ऑप्शन ए सही इसका उत्तर हो गया। इस 2012 के जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यह पार्ट 1 का आखिरी प्रश्न 30 है। इसके बाद हम 3 पार्ट और हम करवाएंगे जिसमें 30 प्रश्नों को समाहित करेंगे। ठीक दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 30वां प्रश्न दोस्तों सुमेलित वाला है, सुमेल करना है। उद्योग है स्थान, कागज टीटागढ़, जो तो आपको मालूम होना चाहिए टीटागढ़ में कागज उत्पादन होता है। ए का थर्ड देख लेते हैं। ए का थर्ड ए में ही आ गया दोस्तों। ठीक है। सीमेंट है लाखेरी, राजस्थान में है लाखेरी। टीटागढ़ आपका टीटागढ़ शायद दोस्तों पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, और लाखेरी जो है दोस्तों ये राजस्थान में है, सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है। लौह इस्पात भिलाई ये छत्तीसगढ़ में है, और खनिज तेल अम्बाला मुकुल ये आपका सुमेलित हो गया। तो दोस्तों ये जो आपका ये है यही सुमेलित हो गया दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम जल्द आपके लिए 30 प्रश्नों को लेके आएंगे जीडीसी का। ठीक है, गत ईयर का पेपर है ये, तो अपनी तैयारी बनाए रखें। जल्द ही परीक्षा का डेट आने वाली है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल RK Geo World 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, और आपकी तैयारी को हम अच्छे से बनाएंगे और सुचारू रूप से बनाएंगे। आप अपनी तैयारी कीजिएगा। हम आपको टेस्ट सीरीज इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। हम टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करा रहे हैं, और गत ईयर के प्रश्न पत्र भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो अपनी तैयारी बिल्कुल बनाए रखिए, और इस बार आपको जीडीसी आपको निकालना ही निकालना है। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।